नूतन टेस्ट सीरीज पे आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपके साथ और हमारे बीच में सुधांशु शेखर उपस्थित थे, जो कि अभी हाल ही में बीएसएससी सीजन 3 के द्वारा जो मेरिट दिया गया उसमें फाइनली चयनित होकर के अभी एएसओ पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए हैं और इनका बहुत जल्द अब इसमें ज्वाइनिंग और साथ ही साथ ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। तो उसी के विषय पे हमने इंटरव्यू किया था इनका। एक काफी वो इंटरव्यू ही नहीं था, बल्कि वो अपने आप में एक इनका पूरा विस्तृत तैयारी का पूरा जर्नी था। साथ ही साथ इनके अपनी पूरी जीवनी इसमें थी कि किस तरह से इन्होंने इस प्रिपरेशन के पहले, प्रिपरेशन के साथ और ये प्रिपरेशन के बाद जो जो स्थिति रही उसका काफी विस्तार से इन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया, बताया कि इन्होंने कैसे कैसे उन सब चीजों से पार पाया। साथ ही साथ इन सभी चीजों को देखते हुए हमने ये महसूस किया कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इनसे जानने की जरूरत है और उसे भी जानेंगे। एक और भी चीज है कि हमें प्लेटफॉर्म, कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इवन यूट्यूब पे हमारे व्यूअर्स आपके द्वारा कई सारे प्रश्न पूछे गए और कई सारे प्रश्न के साथ साथ बहुत सारी चीजों का डिमांड रखा गया कि आप इनसे और भी चीजों का डिस्कशन कीजिए, जैसे आगे की रणनीति क्या हो, सिलेबस और साथ ही साथ उसकी तैयारी कैसे करें बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए, बीएसएससी इंटर के लिए। साथ ही साथ चूंकि इनका दरोगा में काफी अच्छा मेंस में स्कोर रहा था, बहुत अच्छा रैंक भी हो सकता था इनका, तो बिहार दरोगा मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, तो इन सभी विषयों पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले एक सिलसिलेवार ढंग से जो इस क्रम को हम जारी रखेंगे आगे भी, तो उसका सबसे पहला क्रम जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कि हमारा माइंडसेट क्या हो, हमारा इस तैयारी के लिए, इस तैयारी की जर्नी में हम एक स्टूडेंट, एक अभ्यर्थी के लिए किस तरह का माइंडसेट हो और कैसे वो तैयारी को करे और क्या वो ऐसा करे जिससे वो अंतिम रूप से चयनित हो। तो आइए इन्हीं सब विषयों पे एक छोटा सा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बहुत ही डिटेल तरीके से इसको जानने की कोशिश करें कि इसके लिए हमें और क्या करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम सुधांशु शेखर का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा आपने बताया, और ये जो आज का सेशन है हम लोगों का जनरल कंपटीशन में, खास करके बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी इंटर लेवल की जो भी परीक्षाएं होने वाली है और दरोगा मेंस के लिए, तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम लोग चाहते हैं कि इस पे सीधा शुरू करें। और आज का सेशन माइंडसेट को लेकर के। हाँ, तो आपने क्लियर कर दिया कि आज का सेशन हमारा किस पे रहने जा रहा है। हमारा सेशन माइंडसेट के ऊपर में रहने जा रहा है, क्योंकि केवल मैं ही नहीं बल्कि सुधांशु शेखर खुद भी, सुधांशु शेखर जी जो इस चीज को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, आप लोग के हर एक रिएक्शन को देख रहे हैं, खुद भी समझ रहे हैं कि दूसरी तरफ यानी कि आपकी तरफ क्या चल रहा होगा, उन चीजों को, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, माइंडसेट अगर आपका मजबूत नहीं है, अगर वो क्लियर नहीं है, तो ये तैयारी दिन प्रतिदिन और लंबी खींचती चली जाएगी और आप प्रेशर में धीरे धीरे आते चले जाओ। तो कैसे उससे बचें, तो सबसे पहले हम एक छोटे से बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसका कि जनरल कंपटीशन आखिर है क्या। जिस चीज की तैयारी करने हम लोग जा रहे हैं, जिसके लिए हम आज खड़े हैं, और जिसमें ये एक कहीं ना कहीं एक जनरल कंपटीशन में देखा जाए वन लाइनर एग्जाम जो होते हैं उसके सबसे उच्चतम एपेक्स लेवल की जो एग्जाम है उसको क्रैक करके सबसे उच्च पोस्ट को हासिल किया है। तो आखिर क्या इन्होंने ऐसा किया, इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें आप बताइए सुधांशु सर कि जनरल कंपटीशन आखिर क्या है। देखिए सर, जहां तक जनरल कंपटीशन की बात है तो मतलब है कि वनडे एग्जाम, ठीक है, वनडे एग्जाम का ही अर्थ लगा लिया जाता है जनरल कंपटीशन, मतलब साधारण प्रतियोगिता। जी जी। इसका मतलब है कि वैसे प्रतियोगी जो किसी खास, मतलब जैसे कि किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। जैसे होता क्या है कि जनरल कंपटीशन में वनडे एग्जाम्स के जो मैक्सिमम, जैसे रेलवे की तैयारी हम करते हैं तो रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों का देखेंगे आपकी बिहार के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनका सिलेबस लगभग मैच कर जाता है। तो इसी तरह से जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं उनका और भी जगह जहां अंग्रेजी पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, तो इन सारे चीजों को अगर मिला करके देखा जाए तो लगता है कि सिलेबस एक तरह का है। इसीलिए इसका नाम जो है आखिर जनरल कंपटीशन कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं एक मुद्दा रेज करना चाहूंगा कि जनरल कंपटीशन में आज के दौर में करीब सैकड़ों एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या आप एक तैयारी करके सभी एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, या फिर हर एग्जाम के लिए आपका एक अलग अप्रोच होना जरूरी है?
तो यहाँ पे आपका इंस्टेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आपको जो है, मेरा जो मानना है कि आपको एक एग्जाम को चूज करना चाहिए, या फिर एक चीज की तैयारी को आप चूज कर लीजिए कि मुझे यही करनी है। अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बहुत सारे एग्जाम जो लिए जा रहे हैं, जी। चाहे वो केंद्र स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, अधिकतर एग्जाम का जो पूछने का जो मूल सिलेबस या फिर जो मूल उनका जो मांग है, जी। वो कहीं ना कहीं कुछ आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, जिस कारण से इसको ओवरऑल तरीके से एक जनरल कंपटीशन नाम दिया गया है। तो मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि ये जनरल कंपटीशन की आखिर मांग है क्या? जी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कि जनरल कंपटीशन, वैसे तो एक जनरली हम लोग नाम दे दिए हैं जनरल कंपटीशन, लेकिन यहाँ आप देखिएगा कि हर एग्जाम का अपना एक अलग डिमांड है। ठीक है, तो जब एग्जाम का अलग डिमांड है तो हर एग्जाम के लिए आपको कुछ न कुछ अलग से तो करना ही होगा ताकि आप उसमें बेहतर कर पाए। देखिए, रिजल्ट पीटी मेंस, ठीक है, पीटी मेंस और मेरिट यानी कि आपका फाइनल सिलेक्शन, यहाँ तक का जो ये दौड़ है, इसमें करीब 99% लड़के पीटी में छट जाते हैं। आप रेस में रहते हैं 1% लड़के। अगर रिजर्वेशन और गर्ल्स का रिजर्वेशन सारा कुछ मिला करके देखें तो करीब 2 या 2.5% लड़कों को आप समझ सकते हैं कि 2 या 2.5% एस्पिरेंट्स ही बचते हैं, जहाँ पे कि उनके बीच फिर आगे मेंस के लिए कंपटीशन होता है, फिर उसके बाद मेरिट के लिए कंपटीशन होता है। और ऐसे में जो है फिर जो अभी हमने बात किया कि किसी खास एग्जाम के लिए उनका एक अलग डिमांड होता है, तो उस डिमांड में जो 4-5 प्रश्न का जो अंतर आता है, वही 4-5 प्रश्न आपको मेरिट तक का सफर तय करवाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसको जनरल कंपटीशन बोलना थोड़ा सा मेरे हिसाब से उचित नहीं है, इसीलिए इसे बोलना बंद कीजिए और आप जिस एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं केवल वो बोलिए। अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो केंद्र स्तर पे या राज्य स्तर पे जितने भी एग्जाम हैं, उसके अधिकतर सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 80 से 90% सिलेबस समान होने के कारण से इसका नाम जनरल कंपटीशन जरूर रख दिया गया है, या फिर लोगों के मन में ऐसी धारणा है। लेकिन वो जो 5 या 10% या फिर उससे भी कम जो स्पेसिफिक उसके सिलेबस हैं अलग अलग एग्जाम के, या फिर उनके पूछने के अपने जो तरीके हैं, जिसके कारण से ही सिलेक्शन फाइनली मेरिट या फिर मेंस में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, उसको फोकस करने की जरूरत है और उसे टारगेट करने की जरूरत है कि आप आखिर चाहते क्या हैं। जी, अगर आप जिसको चाह रहे हैं कि हमें इसी में सेलेक्ट होना है, तो उसके हिसाब से आपको उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करने की आवश्यकता है। यानी कि हमारी मांग जो है जनरल कंपटीशन को, वो आपके तैयारी के, आपके नजरिए के हिसाब से उसे सेट करके उस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसी क्रम में हमें और भी प्रश्न पूछने हैं कि आप हमें ये बताएं कि अगर जनरल कंपटीशन की जो 80 से 90% सिलेबस जो रहते हैं, कुछ एग्जाम के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है जो जिसके हिसाब से हमें डिसाइड करने की जरूरत है कि हमें उसे कैसे करना है, तो आखिर जनरल कंपटीशन में जो जनरल जो सिलेबस होते हैं वो क्या क्या है, जिसे हमारे बीच में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको उसको ध्यान में रखकर तैयारी करने की जरूरत है। देखिए सर, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा रेज किया है कि इसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है किसी भी जनरल कंपटीशन का, जो मैक्सिमम दायरा है वो उनका जो ये मतलब कौन कौन से विषय हैं जो कि उनको फुलफिल करते हैं। तो ऐसे में जो पहली चीज है वो मैथ हो गई आपकी, मैथ्स और रीजनिंग, जिसको आप जनरल इंटेलिजेंस के तौर पे भी देख सकते हैं या फिर जनरल एप्टीट्यूड के तौर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपको, अगर एसएससी की बात करें या फिर स्टेट की जो कर्मचारी चयन आयोग जो परीक्षाएं लेती हैं, उनमें आप देखिएगा कि मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज होता है वो काफी रहता है। ठीक है, अगर हम बिहार एसएससी की बात करें जिसके लिए हमारे व्यूअर्स में मैक्सिमम लोग तैयारी भी कर रहे होंगे इन चीजों की, तो यहाँ पे आधे से ज्यादा लगभग, ठीक है, 150 प्रश्नों में से आजकल 80 प्रश्न वहां से आ रहा है मैथ्स और रीजनिंग से। अच्छा। और मैथ और रीजनिंग जो है एक बहुत ही अच्छा ये रखता है। और दूसरी जो चीज है, दूसरी चीज ये आ जाती है कि जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको जीके भी आ जाता है, जिसको जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन, जिसमें कि इतिहास, भूगोल, ये पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इसी तरह की जो भी मानविकी विषयों से संबंधित चीजें हैं
उसे यहाँ पे ये किया जाता है। और इसी में हम लोग साइंस को भी देख लेते हैं, इसी में करंट अफेयर्स को भी। तो पूरी तरीके से इसे जनरल अवेयरनेस कहा जाता है, ठीक है। तो इन दो चीजों को मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग ये फोकस करते किया हैं। जाता है। हाँ। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसा कि अभी सुधांशु सर ने बताया कि जो जनरल कंपटीशन में जो मुख्य चीजों का जहां पर डिमांड रहता है कि किन चीजों को पूछा जाता है, 80 से 90% सिलेबस का पार्ट है, वो यही है कि यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस यानी कि मैथ्स और रीजनिंग जैसे विषयों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के विषय जैसे करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज के जो विषय है, जिसमें आपको बताया, जैसे बताया सुधांशु सर ने कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे विषय जो है उनका एक कॉम्बिनेशन होता है और उन सभी को मिला करके एक सिलेबस तैयार किया गया है, बहुत शानदार सिलेबस तैयार किया गया है। मुझे इससे एक बात याद आ रहा है कि जो कई बार हम ये बचपन थोड़े दिन पहले भी हम ऐसे भी जब टाइम हुआ करता था, खासकर कोरोना के टाइम में, तो आईक्यू को लेकर के हम इंटेलिजेंस कंटेंट होता है, उसमें हम जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे तो उसमें देखते थे कि उसमें जो टेस्ट किए जाते हैं, किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल जब चेक किया जाता है तो वहां भी कुछ यही हुआ करता था कि जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, वहां पे भी वो जनरल अवेयरनेस की चीजें पूछी जाती थी, कुछ फिगर इस तरह की चीज, विजुअलाइजेशन की चीजें पूछी जाती थी। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये माने कि ये लोगों की बौद्धिक क्षमता को आकलन करने का प्रयास किया। जी देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब जैसे आपको किसी पद पे पदस्थापित करना है, ठीक है, तो ऐसे में आयोग के लिए आप कितने सटीक हो सकते हैं, उसके लिए जो उनके पास जो मानक है कि आपके दिमाग का परीक्षण कैसे किया जाए, तो वहां पे आपके सामने सिचुएशंस आएंगे बहुत तरह के, और वहां पे आपको कैसे डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपके सामने रीजनिंग दे दिया गया और आपको 2 घंटे के अंदर ही 150 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो एक तो हो गया कि आपके पास समय निर्धारित है, उसी समय में मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व करके वहां पे ये करना है। तो कहीं ना कहीं ये आपका बौद्धिक परीक्षण करता है कि आप कम समय में डिसीजन ले पाते हैं कि नहीं। तो सारा चीज उसी से रिलेटेड है कि हम जो है हमारा दिमाग जो है कितना सक्रिय रूप से किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकता है। तो इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग के सवाल यहाँ पे लाए गए हैं। उसके बाद हमारे आसपास में क्या घटित हो रहा है, जैसे इसीलिए करंट अफेयर्स हो गए, या फिर हम अपने अतीत से क्या सीखते हैं कि आज गलती ना करें, तो इसीलिए आपसे इतिहास पढ़वाया जाता है कि आपके पास इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। आप अपने राज्य को, आप अपने देश को बढ़िया तरीके से जान पा रहे हैं कि नहीं, कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, ताकि उस कंडीशन में मतलब जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें क्या बेहतर हो सकता है। जैसे कि बिहार में बाढ़ की समस्या गंभीर है, उत्तर बिहार की बात करें तो, और हम वहां पर पुल ये बांध नहीं बनवा करके जो है सूखे वाले जो एरिया है जहाँ पे कि पानी नहीं जाता है, उसके लिए जो उपयुक्त चीजें हैं अगर हम बाढ़ के क्षेत्रों में करने लगे तो वो तो एक तरह से विफलता का ये हो जाएगा, सूचक हो जाएगा। तो ऐसे में है कि आपको इसीलिए वहाँ पे जो है ज्योग्राफी के टर्म्स दिए गए हैं, फिर आपको पॉलिटी, क्योंकि आप खुद अपने राज्य के, अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने वाले हैं, तो वहाँ पे तो जाहिर ही है कि आपसे राज्य व्यवस्था से आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आज के दौर में या फिर अतीत से लेकर वर्तमान तक की बात करें तो हमारी जो सभ्यता है, सभ्यता का मुख्य रीढ़ जो होता है वो अर्थव्यवस्था होती है। आज हम लोग जीडीपी की बात करते हैं, $1 ट्रिलियन की बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है 5 ट्रिलियन को पहुंचने वाली है, इस तरह की चीजें जो भी हैं। तो सारा चीज अर्थव्यवस्था पे ही आधारित है, तो इसीलिए आपसे अर्थव्यवस्था की भी समझ की अपेक्षा की जाती है। तो यही चीज सारी चीजें हैं, तो जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं उन चीजों को मापने के लिए कि आपके अंदर वो सारे मानदंड हैं कि नहीं, इसीलिए कुछ मानदंडों को निर्धारित किया गया है और उससे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा सुधांशु सर, आपने काफी अच्छे तरीके से जिस तरीके से ब्रीफिंग किया इस विषय पे कि किस प्रकार से एप्टीट्यूड पूछने के कारण क्या है। आपने ये भी बताया कि इंटेलिजेंस क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह कई तरह सिचुएशन आएंगे उसको हैंडल करने के लिए आप किस तरह से अपने आप को रिएक्ट करते हैं उस स्थिति में। आपने ये भी बताया कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अगर आप रहते हैं, किसी वातावरण में रहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में रहते हैं, तो वहाँ के
स्थानीय चीजों के बारे में आपको कितना ज्ञान है, वहाँ पे कोई जैसे अभी सर सचिवालय में रहेंगे, वहाँ पे नीति का निर्धारण होता है, वहाँ पे नीतियों के ऊपर में बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर किस प्रकार से कदम बढ़ाए जाते होंगे या फिर किस तरह से किए जाते होंगे, और वहाँ पे अगर उस तरह के लोग नहीं पहुंचे तो कई तरह के स्टेग्नेशन, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए इन सभी चीजों को जब हम देख पा रहे हैं तो देखने से हमें यही महसूस हो रहा है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये इतना आसान चीज नहीं है सर कि इन सभी चीजों को एक समय रहते पूरा कर पाना। तो बहुत बड़ा एक प्रश्न उभर के सामने ये आता है कि आखिरकार इन सभी चीजों को हम कैसे ससमय पूरा करें, कैसे उनको कमांड करें। तो आखिर एक स्टूडेंट के लिए आखिर क्या वो टाइम मैनेजमेंट हो जिससे उन चीजों को वो कर पाए। देखिए सर, इसमें जो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इससे पहले मेरा मानना है कि पहले ये इस पे बात करें कि आखिर बाधाएं क्या है, कि इतना बड़ा सिलेबस है तो उनको पार करने में बाधाएं क्या क्या आ सकती है, क्या क्या चुनौतियां हैं जिन्हें हमें फेस करना होगा। तो पहली चीज देखिए, आपको जो कुछ चीजों से लर्निंग होगी उसमें पहली चीज है कि मिथ, कुछ ऐसी अफवाहें हैं जिनसे आपको पार पाना होगा। पहला चीज ये है कि वन डे एग्जाम मैं बोलूंगा, जब भी जनरल कंपटीशन की बात आएगी तो उसे वन डे एग्जाम कहूंगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो है एक दिन में खत्म हो जाता है। तो ऐसे में देखिए कि जब भी आप वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, और हम मिथ की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ह्यूज सिलेबस की बात करी जाती है, या फिर कहा जाता है कि आप जब तक 5 साल तैयारी नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, जो आज एक ट्रेंड में है और पहले से ही चलता आ रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स की बात हमने अभी की और रणवीर सर ने करी, तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक्स को उठाइए, देख लीजिए उसमें किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, आप उनको अपनी क्षमता अनुसार कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। मैथ उठा लीजिए, रीजनिंग उठा लीजिए, आप सभी लोग ग्रेजुएट होंगे तो वहां पे देखिए कि 10वां स्तर से अधिक का प्रश्न तो पूछा ही नहीं जाता है बिहार के एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मुख्य रूप से ये समझिए कि बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है, और अगर आप उसको वास्ट समझ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी समझ पे आधारित है। अगर हम किसी चीज को, अब सुई को हम तलवार समझने लगे और तलवार को सुई समझने लगे तो फिर तो दोनों में अंतर संबंध स्थापित ही नहीं हो पाएगा, और हमारे पास समय भी कम है, तो इसी में सारा चीज करना है। तो इसके लिए सीधा समझिए कि कोई भी आदमी अगर आज सक्सेसफुल है किसी वन डे एग्जाम में और आज आप तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं एक फ्रेश माइंड से, तो आप उस व्यक्ति से मात्र 6 महीने की तैयारी की दूरी पे हैं, सिर्फ 6 महीना, जो मैं मानता हूँ और हमेशा से मानता आया हूँ। तो एक चीज 5 साल वाले मिथ को तोड़ दीजिए, 6 महीने को समझिए कि आपकी तैयारी 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इन चीजों पे आते हैं कि बताया जाता है कि ये किताबें पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, ये करनी है, तो किताबों को कौन कौन सी किताबें पढ़ लें, कितने घंटे पढ़ाई करें। पिछले वीडियो में हमने जिक्र भी किया था, रणवीर सर भी। तो इसी पे मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, अपने जो भी हमारे साथी हैं, आप जस्ट इसके जो पिछला वीडियो था जिसमें सर का मैंने इंटरव्यू लिया था, वो थोड़ा लंबा वीडियो तो जरूर हो गया है। उसका लंबा होने का कारण बस यही है कि वो केवल इंटरव्यू नहीं है, बल्कि इनकी पूरी एक जर्नी है। और जर्नी इसलिए नहीं वो महत्वपूर्ण रहता है कि केवल इनको जानना है, बल्कि वो इसलिए भी महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि वो हम आप सबसे जुड़ा हुआ, सबके जीवन में कहीं ना कहीं उसी चीजें हम उसको फेस कर रहे हैं। आखिर उन्होंने कैसे इसको पार पाते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो वो हमारे लिए एक रास्ता भी है। तो उसे कहीं ना कहीं जरूर आप समय दीजिए, देखिए, और उसके बाद आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और बाकी जो कुछ ऐसे प्रश्न जो हमें दिख रहे हैं कि उसको आपके सामने लाने की जरूरत है, तो उसके स्पेसिफिक वीडियोस एक सीरीज के रूप में आता रहेगा, जिसमें से उस श्रृंखला का एक पहला वीडियो के रूप में हम आपके सामने अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ठीक है सर, आप थे अभी कि कितना घंटा पढ़ने, राइट सर। तो देखिए सर, जो हम लोग सभी तैयारी कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, और आप भी कर रहे हैं। आपका भी करियर बहुत शानदार दौर से गुजरा है और आप अभी भी प्रयासरत हैं, और आपका जो बैक स्टोरी है अगर उसकी भी बात करें तो काफ़ी योग्य पुरुष हैं आप। और ऐसे में जब भी कितना घंटा पढ़ें या फिर कितनी किताबें पढ़ लें, अगर इस पे बात करें तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि
पहली चीज तो यह है कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोग मेहनत कर नहीं पाते हैं। मेहनत करना हर कोई चाहता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आप क्या मतलब करना क्या चाहते हैं, तो हर कोई कहीं ना कहीं हो सकता है उसके अंदर में आवाज दबी हुई रह जाए, लेकिन मन में एक सवाल जरूर खड़ा रहेगा कि मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो जो मेन सवाल है आज के युवाओं का वो ये है कि मुझे पढ़ने के लिए मैं क्या करूं। ये नहीं कि मैं 10 घंटा पढ़ लूं या 20 घंटा पढ़ लूं या 5 घंटा पढ़ूं, कितना घंटा पढ़ूं या कितनी किताबें पढ़ लूं, ये एक फालतू सवाल है। सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने के लिए क्या करूं। क्या है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं दिमाग जो है वो कहता है कि नहीं पढ़ना है। पहली चीज क्योंकि सीधा सा है कि एक लंबे समय से पढ़ाई छूटी हुई है या फिर एक बड़ा सुस्त तरीके को अपना लिया गया है, जो कि जैसे खाना है, फिर सोना है, फिर सुबह जगना है, 5 लोग बैठे हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, फलाने का कहानी चला, तो इस तरह की चीजें। तो देखिए पहली चीज तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप नए चीजों को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे मेरी 1-2 बातों को आप ध्यान रखेंगे। हो सके तो मैंने और रणवीर सर ने जितनी बातें बोली और उसमें जो भी आपको लगे कि प्रश्न वाइज जो भी चीजें लिखने योग्य लगे उसको जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कितना घंटा पढ़ने को लेकर के, तो उसमें बात आई कि हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। तो सीधा सा समझिए कि आपको सबसे पहले अपने पढ़ाई के लिए दिमाग को पूरी तरह से तैयार करना होगा। इसके लिए पहली चीज आपको हमेशा ये मान करके चलना है कि आपका दिमाग हमेशा आपके पढ़ाई का विरोध करेगा, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका दिमाग उसे आगे बढ़ाने में मदद करता हो। अर्थात आप जितनी भी बातें जो बोले अभी, उससे एक चीज तो स्पष्ट होता है कि कितना घंटा पढ़े ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बल्कि ये है कि आप जो भी समय दे रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में आप कितना प्रेजेंट हैं उस सब्जेक्ट के साथ, आप कितना अपना समय उसे सार्थक तरीके से दे पा रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। न कि ये महत्वपूर्ण है कि आपने कितना घंटा दिया, कितना दिन दिया, कितना महीना या फिर साल दिया, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निरर्थक है। अगर जैसे कि हम जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं, अगर उसे 1 घंटा में अगर आपका कोई मित्र पूरा कर ले रहा है उस टॉपिक को, और वहीं पे अगर आप हो सकता है कि आप पूरा दिन भर लेके बैठे रहें और पूरा ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक इस एकाग्रता के ऊपर, इस कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे अपने आप के अपने ब्रेन को ट्रेन करें, किस तरह से हम अपने आपको मेडिटेट करें। तो मेडिटेशन के ऊपर में भी सर मेडिटेशन भी करते थे, इस पे भी एक्सपर्ट हैं, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। तो इस पे भी हम एक वीडियो लाएंगे, वो अलग से वीडियो लाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे हम अपने आप को अपने ब्रेन के अधिकतम क्षमता का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाए खुद को। तो उस पर अलग से एक वीडियो लाएंगे। फिलहाल एक अगला प्रश्न और भी है कि अभ्यर्थियों का मन कैसा होना चाहिए तैयारी के दौरान। जी बिल्कुल सर। देखिए सर, जब भी हम अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने मन से परेशान नहीं है। तो आपको सीधा समझना है कि आपका जो मन है आपके कार्यों का विद्रोही है, और एक विद्रोही को सजा कैसे दी जाती है आपको आप हमेशा से जानते हैं। अगर आपके परिवार के विरोध में ही कोई आदमी खड़ा हो जाए तो आप कुछ भी नहीं देखते हैं और सीधा तलवार लेकर के जंग में उतर जाते हैं कि नहीं, आज सारा मामला रफा दफा कर देना है और हम अपने परिवार को बचाएंगे। तो सीधा आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि मन कितना भी विरोध करे, आपको अपने मन का विरोध करना होगा और पढ़ाई में लीन रहना होगा। और वहाँ पे हो सके तो कुछ कोट्स वगैरह आप अपना जो भी आपको अच्छा लगे, और इसके लिए मैं एक चीज रखता था टेबल पे, कि मैं एक चीज हमेशा लिख करके रखता था टेबल पे पढ़ाई के दौरान कि संघर्ष इसमें नहीं है कि मेरा मन मुझे पढ़ाई में साथ दे रहा है। तो मैं इसलिए लिखता था और उसमें ये लिखा था कि जब मेरा मन पढ़ने का कर रहा है तब संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष नहीं है। संघर्ष इसमें है कि मेरा मन पढ़ाई करने का बिल्कुल नहीं कर रहा है और मैं फिर भी बैठा हुआ हूँ अपने मन के विरुद्ध जा करके। तो ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको अपने मन के विरुद्ध बिल्कुल खड़ा रहना पड़ेगा और अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। आप 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन करके इन चीजों को देखिए,
आपका दिमाग कभी आपका विरोध करना बहुत कम कर देगा, विरोध करना, और आगे चल करके हो सकता है कि आपको सपोर्ट करने लगे। तो सबसे बड़ा जो इसमें बाधा है वो हमारा मन है, तो मन से जीतना होगा। आपसे अब अब सेशन का अंतिम पड़ाव है। यहाँ पर हम आपसे 2 रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट ये कि जब तक आपका ट्रेनिंग में जाने से पहले का जो समय है वो हमारे व्यूवर्स को जब भी समय आपको मिले कुछ न कुछ समय निकाल के दीजिए। जैसे अभी अगला जो सेशन आएगा इसी क्रम में वो आएगा कि BSSC CGL 4 या फिर इंटर या फिर BPSC सॉरी बिहार पुलिस या SI के जो मेंस का एग्जाम होने जा रहा है उसकी तैयारी कैसे करें। तो इन सभी चीजों को लेकर के अगला ही वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। और साथ ही साथ दूसरा रिक्वेस्ट ये है जो आपको उसके लिए समय देना है, और दूसरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ट्रेनिंग के बाद भी अगर आपको समय मिलता है ट्रेनिंग के साथ भी, तो आप जरूर हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करते रहें ताकि इन्हें लगातार आपको आपके साथ होने का एहसास बना रहे। सर जी देखिए सर, हम लोग सभी यहीं से उठे हैं और आगे भी बढ़ेंगे, तो अपने रूट को कोई नहीं छोड़ सकता है। तो हमारे व्यूअर्स को पिछले वीडियो में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा हम आभारी रहेंगे। और जब भी कोई भी आपको इस तरह की बातें पूछनी हो या हमें कोई जानकारी देनी हो, या इसी वीडियो में कुछ प्रश्न ऐसे रह गए होंगे जिसके बारे में आपको लगता हो कि हाँ इसे पहुंचाना चाहिए हमारे तक, बेझिझक आप कमेंट कीजिए, हम उस पर अमल करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें सर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रह गया है। जैसे कि हमारा टीम नूतन टेस्ट सीरीज चला रहा है जी, इसके बारे में कोई एक लाइन बोल पाते हैं? अगर आप जैसे रिव्यू किए हैं कि वो नूतन टेस्ट सीरीज कैसे चल रहा है और उसमें आपने भी थोड़ा बहुत योगदान दिया है, तो आपको क्या लग रहा है इससे हमारे व्यूअर्स को क्या लाभ मिलेगा? देखिए सर, नूतन टेस्ट सीरीज जो है अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी और तैयारी की पूरी ये रणनीति, पथ आधारित रणनीति कर सकते हैं कि जो उन्हें चाहिए, डिमांड आधारित, उस पे हम लोग काम करने जा रहे हैं और कर ही रहे हैं। तो उस पे आपको बहुत सारी किताबें नहीं पढ़नी है, किताबों की जो मेन चीजें हैं उसे हम लोग कंपाइल करके आपके तैयारी में लगातार सहयोग देते रहते हैं, और उस पर आधारित लगातार टेस्ट हो रहा है, एक भी दिन हम लोग चूक नहीं रहे हैं। तो ये चीजें जो है काफी बेहतरीन है, और लगातार होमवर्क आधारित जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो मूल किताबें हैं, उस पे लगा करके आपको ये कराया जा रहा है। तो नूतन टेस्ट सीरीज के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो भी हमारे द्वारा जो इधर से दिए जा रहे हैं, और क्या क्या प्लानिंग और कौन कौन लोग उसके पीछे लगे हुए मतलब पड़े हुए हैं, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उन सभी का डिटेल डिस्कशन आपके साथ एक दिन हम आपके साथ आकर करेंगे और बताएंगे कि इस साइड से यानी कि बैकएंड से क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसका सोच क्या है, तो पूरा आपके समक्ष हम क्लियर करेंगे। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियो लगातार पाते रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि सब समय वीडियो आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।